नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये आधुनिक भारत का महासंग्राम चल रहा है और इस महासंग्राम में हम एसके पांडे सर की बुक से आपको पढ़ा रहे हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। और अभी तक हमने स्टार्टिंग क्लाइव से किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक तक ले जाके समाप्त कर दिया। अगर अभी तक आप हमारे पीछे के वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखा हुआ है, आप वहां क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारी संस्था को ज्वाइन नहीं किए हैं और अगर किसी और संस्था में ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं तो आपके पास में एक बेस्ट और बेहतर ऑप्शन जो है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज है, जहां पे ग्रुप डिस्कशन पर डे होता है, पर डे क्लास होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से तैयारी करवाई जाती है। अधिक जानकारी अगर चाहिए तो नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे कभी भी किसी भी वक्त अदर इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिल से कह रहा हूं और ऑनेस्टली कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप मेरी संस्था में एडमिशन लीजिए, कभी नहीं कर रहा हूं और कभी नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर किसी और संस्था में जाके पैसे और वक्त दोनों बर्बाद कर रहे हैं तो उससे बेहतर है कि एक बार हमारी संस्था में आ जाइए। आने के बाद एक दो क्लास आप फ्री में लेके देखिए कि हम कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर इससे बेहतर और इससे कम पैसे में कोई और संस्था पढ़ा रहा पटना में तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी तरीके से आप छूट है, क्योंकि अगर बिना जाने पहचाने किसी संस्था के नाम पे आप एडमिशन ले लीजिएगा तो आपको दो नुकसान सहनी पड़ेगी जो जिंदगी भर आपको रुलाएगी। एक तो पैसे की बर्बादी, दूसरा वक्त का बर्बादी। पैसे तो कभी भी आ जाएगा लेकिन वक्त लौट के नहीं आएगा। सोचना आपको है, मेरा काम है कहना ताकि मैं आपको बता दूं, बाकी आना या ना आना वो आपके ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैक चले जाते हैं, जिससे कि आसानी से आज के बाद फिर से क्लास स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इनक्रेडिबल परिवार में पहली बार जुड़े हैं, तो शायद वो भी जो है पूरी तरीके से हमारे साथ जुड़ सकें। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था गवर्नर, उसके बाद गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत उसके बाद फिर वायसराय हो गया था। ये सारी कहानी आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया था, एक बार थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। गवर्नर तो क्लाइव, सबसे प्रथम गवर्नर जो बना था वो क्लाइव बना था और अंतिम गवर्नर जो बना था वारेन हेस्टिंग बना था, एकदम दिमाग में रखिएगा। और प्रथम गवर्नर जनरल बना था वो वारेन हेस्टिंग बना था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था वो बेंटिक बना था। अंतिम गवर्नर जनरल जो बना था वो केनिंग बना था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और प्रथम वायसराय जो बना था वो भी केनिंग बना था 1857 की क्रांति के बाद। ये चीज दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम गवर्नर कौन था तो वारेन हेस्टिंग और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो वारेन हेस्टिंग। दोनों का आंसर इक्वल होगा। और यहां पे कि अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था तो केनिंग बताना होगा और प्रथम वायसराय कौन था तब भी आपको केनिंग ही बताना होगा। 1857 की क्रांति के बाद में भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उस पद को समाप्त कर दिया गया, वायसराय को शुरू कर दिया गया। अब यहां के बाद 1857 की क्रांति 1757 की क्रांति, प्लासी का युद्ध हमने बताया था, जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद जो है लॉर्ड क्लाइव को जो है बना दिया जाता है गवर्नर। इनका दो कार्यकाल होता है, थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, ठीक है ना। एक होता 1757 से 60 तक और एक होता 65 से 67 तक, तो टोटल मिला के 5 साल। इनके टाइमिंग में दो काम होता है, ध्यान रखिएगा। एक श्वेत विद्रोह होता है, जो बंगाल और बिहार के जो सैनिक होते हैं उनकी भत्ता जो दुगनी होती है उसको समाप्त कर दिया जाता है, जबकि भारत के अन्य क्षेत्रों में जो है वो जो भत्ता दी जाती है इक्वल रहती है। इसके लिए मुंगेर और इलाहाबाद के जो अधिकारी होते हैं, क्योंकि यह आपसी मामला है, श्वेत मतलब आपस में ही क्या टकराव है, ये विद्रोह कर देते हैं और इसको लॉर्ड क्लाइव दबा देता है। एक तो ये, और दूसरा इनके कार्यकाल में जो हुआ था बंगाल में द्वैत शासन। एक शासन जो था वो आपका किसके पास में था तो जो गवर्नर थे उनके पास में एक शासन था, और दूसरा जो है जहां पे सैनिक भत्ता वगैरह वगैरह जो भी कर लिया जाता था वो लिया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी दो भागों में सत्ता का बंटवारा था, जिसको कहते हैं द्वैत शासन। और आज भी वर्तमान समय में हमारे देश में इसी शासन को आगे बढ़ाया गया है, एक केंद्र के और दूसरा
जो है राज्य के स्तर पे जो है शासन किया जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में था। और एक बताए थे हॉलबेल की घटना जो 1756 के टाइम में बताई थी। इसमें यह बताया था कि हॉलबेल है और यह घटना जो है ये बंगाल में घटी है, जिसमें यह बताया था 14 और 18 फुट की लंबी, 14 फुट लंबी और 18 फुट चौड़ी एक मतलब रूम है, उसके अंदर करीब करीब 150, 145, 150 के आसपास जो है अंग्रेजों को बंद कर दिया जाता है। ये किसके टाइम में? तो सिराजुद्दौला के टाइम में बंद कर दिया जाता है, लेकिन अचानक खोला जाता है अगले दिन सुबह में। तो सिर्फ हॉलबेल समेत सिर्फ 3 या 6, कई किताब में 3, कई किताब में 6 भी रहता। इसको नहीं जाना, सिर्फ इतना जाना कि जो हॉलबेल की घटना है या ब्लैक होल, दोनों इक्वल है, ध्यान रखिएगा, हॉलबेल या ब्लैक होल, ये घटना जो है कहां पे घटी है? तो बंगाल में घटी है। कब घटी है? तो ध्यान रखिएगा 1756 में घटी है, बस इसको याद रखना। और ये घटना जो घटी है किसके टाइम में घटी है? तो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में, बस इसके ज्यादा और कुछ याद नहीं रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इसके बाद आपको मैंने बताया था कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। उस समय जो है गवर्नर कौन था? तो ध्यान रखना है कि वेंसिस्टार्ट जो था उस टाइम में गवर्नर था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर है ना। उसके बाद यहां के बाद सीधे वारेन हेस्टिंग पे चले आते हैं। वारेन हेस्टिंग में हमने आपको आसानी से और बड़े आसान से बताया था कि हत्यारा कहा जाता है, न्यायिक हत्यारा कहा जाता है, इसलिए क्योंकि नंद कुमार को जो है जबरदस्ती जो है फांसी पर चढ़वा दिया जाता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? न्यायिक हत्यारा भी कहा जाता है। अगर न्यायिक हत्यारा कहा जाता है तो न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी इसी को कहा जाता है। ट्रिक के थ्रू आपके दिमाग में रहे, न्यायिक हत्यारा, न्यायिक सेवा का जन्मदाता। और साथ साथ में एक चीज ये भी याद रखिएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। और यहां पे प्रथम जो न्यायाधीश बने थे वो एमपी बने थे, और इसी एमपी के बदौलत ही नंद कुमार को फांसी की सजा दे दिया गया था, जिसके कारण से न्यायिक हत्यारा भी कहा जाता। बनारस की संधि किया था सुजाउद्दौला के बीच में और वारेन हेस्टिंग के बीच में किया गया था, तो यह भी ध्यान रखना। मदरसा की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग के टाइम में किया गया था, और गीता का जो पहले संस्कृत था उसका इंग्लिश में अनुवाद जो किया गया था वो भी वारेन हेस्टिंग के टाइम में किया गया था। और एक सबसे लास्ट जो हर बार पूछा जाता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वो भी जो है विलियम जोन्स ने किया था। किसके टाइम में किया था? तो वारेन हेस्टिंग के टाइम में। ये क्लियर खत्म हो गया। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस पे हमने आपको बताया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस में एक दो चीज थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि जैसे हमें सुरक्षा जो आज मिली हुई है, आज जो हम अपने देश में हैं, किसी भी तरीके का कोई भी अपराध करते हैं तो हमें क्या होती है? सजा होती है। किसके द्वारा सजा दी जाती? सबसे पहली सजा तो पुलिस के द्वारा दी जाती है, यानी कि पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। पुलिस सेवा में जो सबसे बड़ा होता है, जिसकी हम चाहत करते हैं, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, इतना रात रात दिन, पता ना कितनी रात, कितनी सुबह, कितने दिन, कितने तीज, कितने त्योहार, सब कुछ परित्याग करके मां सरस्वती का अध्ययन करते हैं। न जाने कितनी बुक पढ़ चुके हैं। ये सारा किस लिए? क्योंकि सिविल सेवा में क्वालिफाई करना। तो सिविल सेवा का जो जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। एक चीज तो ये याद रखना है। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि कॉर्नवालिस संहिता थी जिसके द्वारा कर और न्याय व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, कॉर्नवालिस जो संहिता है, एक कॉर्नवालिस संहिता जिसके द्वारा कर और न्याय व्यवस्था दोनों को अलग कर दिया जाता है, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत दिया जाता है। और साथ साथ में यह भी ध्यान रखना है कि प्रांतीय न्यायालय का शुरुआत हुआ है। वहां पे न्यायालय का जन्मदाता, ध्यान रखिएगा, न्यायालय का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग को कोलकाता में पहला जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाता है। और यहां पे कॉर्नवालिस के टाइम में एकदम ध्यान रखिएगा प्रांतीय न्यायालय की शुरुआत की जाती है। और यह भी शुरुआत जो है कलकत्ता में, ढाका में, पटना में, मुर्शिदाबाद में शुरू किया जाता है। और इसी के टाइम में दास व्यापार को बंद कर दिया गया था पूरी तरीके से, और 1789 आते आते पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, मतलब पूरी तरीके से रोक। इसे स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत थी, लेकिन 1789 तक पूरी हो गई थी। और इसकी समाधि जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक युद्ध हुआ था जो कि आंगल मैसूर का तीसरा युद्ध हुआ था। जो युद्ध समाप्त जो हुआ था श्रीरंगपट्टनम के संधि के साथ में समाप्त हो गया था। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिविल सेवा का जनक माना जाता, जो स्टार्टिंग हुआ था उस समय जो है अधिकतम एज 23 वर्ष रखा गया था, लेकिन लिटन ने इसको लिटा दिया और गिरा दिया, 19 वर्ष कर दिया गया था, जो कि मैं पहले क्लास में बता चुका हूं। सर जॉन सॉर, इसमें हमने आपको बताया था कुछ भी नहीं है, शोर कर रहा, खड़खड़ा रहा, यानी कि खड़दा का युद्ध हुआ था। निजाम जो है, निजाम और मराठे के बीच में हुआ था, जिसमें निजाम की पूरी तरीके से हार हो गई थी। अब वेलेस्ली के बारे में बताया था कि इसे जो है भारत का श्रेष्ठ और
वेलेस्ली को जो है सहायक संधि की शुरुआत जो है वेलेस्ली के टाइम से ही किया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वेलेस्ली से पहले जो है डुप्ले ने इसकी शुरुआत कर दिया था। डुप्ले वही है जो फ्रांसीसी के जो है क्या नेतृत्व करता था, जिसके टाइम में जो फ्रांसीसी थी वो चरम सीमा पे थे, सबसे टॉप क्लास में, जो अंग्रेजों के लिए भी सरदर्द बन गए थे। लेकिन डुप्ले के जाने के बाद, लाली के आने के बाद जो है स्थिति जो पूरी तरीके से बिखर गई, और फिर जो है वांडीवॉस की जो होती है युद्ध, उसमें जो है वहां पे जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है, उसी टाइम में वांडीवॉस का युद्ध होता है 1760 में। उसके बाद क्लियर हो जाता है कि फ्रांसीसी की हार हो जाती है और फ्रांसीसी को यहां से व्यापार करने के लिए ही छूट दिया जाता है शासन, और यहां रहने की पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी जाती है। इसमें यह था। इसके साथ साथ में जो है सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो शासक थे वो अवध के नवाब थे। 1765 में ये संधि जो है डुप्ले ने ही सबसे पहले लाया था, और सहायक संधि जो सबसे पहले स्वीकार किया गया था वो हैदराबाद में, डुप्ले के टाइम में जो किया गया था वो अवध के नवाब ने, ध्यान रखिएगा। और जो इस टाइम में लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में किया गया था वो हैदराबाद में। और इसी समय टीपू जो है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा जाता है। ध्यान रखिएगा, वेलेस्ली के ही टाइम में टीपू की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा। और अब यहां पे एक चीज मैं बता दूं कि सहायक संधि जो है, जब कोई भी राजा राज करता था तो इसमें विदेशी मामले होते थे, और ये सब जो है अंग्रेजों के अधीन होते थे। जो आंतरिक मामला होते थे उसमें हस्तक्षेप अंग्रेज नहीं करते थे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और इंदौर के जो होलकर हैं वो सहायक संधि स्वीकार नहीं किए थे। क्लियर है। अब यहां के बाद 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो 1854 में अंग्रेज को भारतीय भाषा में शिक्षा देने, ध्यान रखिएगा, अंग्रेज को जो है भारतीय भाषा में, यानी कि हम लोग की हिंदी वाले भाषा में उसे शिक्षा देने के लिए जो है शुरुआत की गई थी। बस इतना आपको ध्यान रखना होगा, जो कि ये सब पिछले क्लास में ही सब चल रही थी। उसके बाद हमने आपको बताया था जॉन वार्लो, कुछ नहीं था, बस ये ध्यान रखना कि वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था 1804 में, बाकी समाप्त कर देना। मिंटो के बारे में मैं बताया था कि अमृतसर में जो संधि हुई थी 1809 में अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच में, मिंटो ने ही क्या किया था, आपको बताया था कि अमृतसर में संधि हुई थी अंग्रेज और रंजीत सिंह के साथ में। और इसी समय 1813 में जो है कंपनी का व्यापार का एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था, कि व्यापार का एकाधिकार जो है कंपनी का इसी के टाइम में, मिंटो के टाइम में समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में आपको बताया था मैंने, लॉर्ड, एक सेकेंड, लॉर्ड बेंटिंग के, उसके बाद हमने बताया था लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। इसके समय में वो हस्तक्षेप नीति का परित्याग कर दिया गया था और भारत में ब्रिटिश जो प्रभुसत्ता थी इसी के समय में स्थापित हो गया था। इसी के टाइम में जो है आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, पिंडारियों का दमन भी इसी के टाइम में किया था। पिंडारी जो था वो मराठा शब्द था जिसमें लुटेरे का एक दल होता था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सम्मिलित होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिंडारियों का दमन किसके टाइम में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। और आंग्ल नेपाल युद्ध जो है 1814 से 16 के बीच में चला था, ये किसके टाइम में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में हुआ था, जो कि संगोली की संधि हुई थी। इसी में लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में संगोली की संधि हुई थी, जिसमें आंग्ल नेपाल युद्ध कुछ को जो है समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद हमने सीधा आपको बताया था लॉर्ड एडम्स के बारे में, जिसने क्या कहा था, स्थानापन्न जो है गवर्नर जनरल था। इसी के समय में प्रेस पर प्रतिबंध जो है लगा दिया गया था। किसके टाइम में, एडम्स के टाइम में जो है, पूरी तरीके से नहीं लेकिन प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बाद लॉर्ड एम्सहर्ट के बारे में मैंने बताया था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होता है, लेकिन इससे पहले माना जो जाता है वो बेंटिक को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है इस टाइम में सम्राट जो है अकबर द्वितीय जो है इस टाइम में जो है शासक थे, जहां पे आंग्ल बर्मा युद्ध जो है इसी के टाइम में जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध था लड़ा गया था। और इस युद्ध का समापन 1826 में यानडबू के संधि के साथ में संपन्न हुआ था। और किसके टाइम में, तो लॉर्ड एडम्स के टाइम में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आज की क्लास जो स्टार्ट होगी वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम से होगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से सीखना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक को माना जाता है। एकदम ध्यान रखिएगा, भारत का गवर्नर जनरल बनने से पहले 1803 में मद्रास के गवर्नर नियुक्त किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक।
मतलब भारत के गवर्नर बनने से पहले ही ये ऑलरेडी जो उस टाइम में 3 प्रांतों में बटा हुआ था। एक जो था आपका पश्चिम बंगाल यानी बंगाल वाला क्षेत्र, एक मद्रास वाला क्षेत्र और एक जो था आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र जिसको मुंबई कहते थे। ये 3 प्रांतों में बटा हुआ था। और उस टाइम में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो कहां का गवर्नर था, तो मद्रास का। एकदम ध्यान रखना, 1806 में उसने सैनिकों के माथे पे जो जातीय चिन्ह लगाना और कानों में बालियां पहनने से मना कर दिया, जिससे कि वेल्लोर में प्रथम धार्मिक सैनिक विद्रोह शुरू हो गया था। जो वेल्लोर में धार्मिक विद्रोह जो शुरू हुआ था ये बेंटिक के ही टाइम में हुआ था। बेंटिक ने क्या किया था, जो भी आज भी हम लोग टीका चंदन जो भी करते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं, जो एक तरीके से क्या है जातीय पहचान था, इस सबको समाप्त कर दिया। कानों में जो बाली पहनते थे उस सबको जो है समाप्त कर दिया था। इससे यह लग रहा था कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक हस्तक्षेप हो रही है। सैनिकों के अंदर यह भावना उत्पन्न हो रही थी, जिससे कि यहां पे युद्ध शुरू हो गया था। वेल्लोर का प्रथम धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए ही किया जाता, जो कि बेंटिक का एक कट्टर हिंग था, उदारवादी था, जो इस समय में शुरुआत किया था बेंटिक के ही टाइम में हुआ था। सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, शुरुआत में हुआ था, लेकिन 1830 में जाते जाते जो है बंबई और मद्रास दोनों जगह लागू हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले तो वेल्लोर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता विलियम बेंटिक को, इसीलिए क्योंकि जातीय चिन्ह जो सर पे लगाते थे, तिलक, कानों में कुंडल, कनवाली जो पहनते थे, उस सबको समाप्त कर दिया। वेल्लोर की संधि हो गई। दूसरा जो सती प्रथा का अंत किया गया वो किसके टाइम में, तो बेंटिक के टाइम में। एक सामाजिक मुद्दा था, बहुत बड़ी घिनौनी था, जिसको समाप्त करना बेहद जरूरी था। लेकिन यह स्टार्टिंग में जो है सिर्फ जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, लेकिन आगे चलने के बाद 1 साल के बाद 1830 में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी इसे लागू कर दिया गया था। और नेक्स्ट जो है ठगी प्रथा, सती प्रथा के बाद ठगी प्रथा, इसको भी याद रखना। ठगी प्रथा, बेंटिक के ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए कर्नल स्लीमेन को याद किया जाता है। ठगी प्रथा में स्लीमेन का नाम 100% आना चाहिए, ताकि ये पता चले कि जैसे स्लीमेन का मतलब हुआ ठगी प्रथा का अंत हो गया। लेकिन किसके टाइम में हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में हुआ था। 1830 में जो है ठगी प्रथा उसका अंत कर दिया गया था। और 1830 तक जो है पूरे प्रेसिडेंसी जो भी था, चाहे बंगाल हो, मद्रास हो या मुंबई हो, तीनों प्रेसिडेंसी में सती प्रथा पे रोक लगा दिया गया था। क्लियर हो रहा है ना, बात समझ में आ रही है, अंदर जा रही है ना बात। देखिए रटना नहीं है, सीधी सी बात, एक लाइन की बात है, कड़वी लगे लेकिन दिल की बात है, रटने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री रटिएगा, हिस्ट्री हमेशा दगा दे के चल जाएगा, सबको दगा दे रहा है हिस्ट्री। हिस्ट्री की वजह से ही आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट रुकता है। अगर हिस्ट्री अच्छे से हो जाए ना, तो आपका प्रीलिम्स किसी की औकात नहीं है कि रोक के दिखा दे। हिस्ट्री आपको पूरी तरीके से डिमोरलाइज करके रख देता है, और हिस्ट्री का वैल्यू ही इतना है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी हालत में हिस्ट्री को संभाल के रखिए, रिजल्ट आपके घर में रहेगा। क्लियर है। और हिस्ट्री को समझने के लिए उस टाइम में आपको आना पड़ेगा, फील करना होगा। जैसे इस टाइम में अभी हम पढ़ा रहे 1830 की टाइमिंग चल रही है, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम चल रही, तो सीधे आप कहां पहुंच जाइएगा, 19वीं सदी में आ जाइए। यानी 21वीं सदी में है, 19वीं सदी आइए और हमसे बात कीजिए, तब आपको हिस्ट्री समझ में आ जाएगा। वरना टाइम पास तो हजारों चैनल पड़े हुए हैं, एक से एक, ये टॉप करंट अफेयर, ये टॉप हिस्ट्री के क्वेश्चन, ये इसके क्वेश्चन, ये उसके क्वेश्चन। उससे पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है, समझने की कोशिश कीजिए, उससे सेटिस्फेक्शन होता है, सक्सेस कभी नहीं होता है। कोई इंसान आज तक सक्सेस नहीं हुआ है, कल भी नहीं होगा सक्सेस। सक्सेस होने के लिए गहराई में उतरनी पड़ती है, क्योंकि हमेशा मोती जो होता है ना, वो समुद्र की सबसे अंतिम परत पे खड़ी होती है। अगर आपको मोती चाहिए तो आपको गोता लगाना ही होगा। ऊपर ऊपर भागने से आपको मोती नहीं मिलेगी, बल्कि सिर्फ बदन भींगेगा। और हमें बदन नहीं भिंगाना, बल्कि हमें मोती ढूंढ के लाना। यानी कि हमें 80-85 नंबर नहीं लाना, बल्कि 97 क्रॉस करवाना है, ताकि हमारा रिजल्ट आ सके हमारे घर पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। ठगी प्रथा, सती प्रथा दोनों अच्छे तरीके से समझ गए। वेल्लोर की जिस तरीके से क्रांति जो सैनिकों ने किया था उसके बारे में समझ लिए। ये सारा का सारा खेल किसका था, लॉर्ड विलियम बेंटिक का था। इससे पहले जो है ये ऑलरेडी गवर्नर का हाथ बना हुआ था, तो मद्रास में। लॉर्ड विलियम बेंटिक पे इतना टाइम क्यों दे रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, देखिए बच्चों की तरह ना सॉल्व हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ऐसे पढ़िए ना, तो फिर पढ़ने का मजा आएगा और पढ़ा हुआ आपको रिजल्ट दे देगा, वरना टाइम पास मत कीजिए। चलिए आते हैं, सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत हो गया। अभी तक सरकारी सेवा में भेदभाव का हो रहा था, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के आने के बाद में जो है समाप्त हो गया। अच्छा हुआ है तो कुछ बुरा काम भी हुआ है, नो डाउट। तो अभी जो भी काम है सबके सब अच्छा काम हो रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में। हाँ, थोड़ा सा हुआ जाति प्रथा, जो चिन्ह लगाया जाता, हाँ, कानों में कुंडल पहना जाता था। वेल्लोर की जो क्रांति हुई थी
जो सैनिकों के द्वारा, वो थोड़ा सा बुरा था। लेकिन अगर देखा जाए तो सती प्रथा, ठग प्रथा और फिर सरकारी सेवा में भेदभाव, 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के द्वारा योग्यता को ही सेवा का अधिकार स्वीकार कर लिया गया है। अब यह मान लिया गया है कि किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म, जन्मस्थान, जाति अथवा रंग के आधार पर किसी पद से वंचित नहीं रखा जा सकेगा। तो क्या आज के टाइम में क्या लग रहा है, सेम टू सेम नहीं आ रहा? विलियम बेंटिक के टाइम का कहानी याद आ रहा है? आज भी यही कहानी है। आज भी लोगों को धर्म से जोड़ के, जाति से जोड़ के, जगह से जोड़ के, गांव से जोड़ के, उसके पद से जोड़ के जो है पूरी तरीके से उसे भेदभाव किया जाता है। आज भी देख लीजिए, जिसमें टैलेंट है वो सड़क पे घूम रहा है, जिसके पास पैसा है वो सिस्टम में अंदर जाके जो कर रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लास यहां पे चल रही है। आपको खुद समझदारी आ गई होगी, क्योंकि योग्यता को अब जो है ताक पे रख दिया जाता है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, जिसके उच्च जाति के लोग हैं, उन सबको उस जगह पे बैठाया जा रहा है जहां पे वो बैठने के लायक ना तो कभी थे, ना तो कभी होंगे और ना ही कभी भविष्य में उनका वो जगह होगा। लेकिन पैसों की वजह से उनको उस जगह पे बैठा दिया जाता है। क्या बहुत ऐसे नेता हैं जिनको बोलने के लिए नहीं आता, जिनको समझने की ताकत नहीं है, जिनके पास भगवान कुछ बुद्धि नहीं दिए हैं और वो इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो क्या थोड़ा सा तो दिमाग जरूर दुख होता है, दिल में भी तकलीफ होती है कि ऐसे ऐसे लोग भारत की नींव रखेंगे, ये भारत को डुबो के रख देंगे। डुबो के रखेंगे, रख तो दिए हैं, चौपट तो किए हुए भारत को। अब इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है भारत की? हम बस चिल्लाते हैं सुपर पावर, सुपर पावर, सुपर पावर। अरे सुपर पावर छोड़ दो, लोगों की 2 वक्त की रोटी अगर हिंदुस्तान में मिल जाए तो यही सबसे बड़ा डुपर पावर है। डुपर पावर लोगों को मिल तक नहीं रही है। खैर चलिए, राजनीति के मुद्दा से बाहर निकलते हैं, इसीलिए क्योंकि आपको बस समझाने की है। सरकारी सेवा का भेदभाव पूरी तरीके से अंत कर दिया। इससे पहले जो है था, चाहे क्लाइव के टाइम में हो, चाहे हेस्टिंग के टाइम में हो, चाहे वारेन, चाहे जो भी जितने भी हुए, एम्सहर्ट, लॉर्ड हेम्स्टर, उनके टाइम में था। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में आते सरकारी सेवा का भेदभाव समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट जो है अंग्रेजी के शिक्षा का माध्यम बनाना। लेकिन जब यह भेदभाव समाप्त किया गया तो एक चीज तो रोपा गया, मतलब क्या अच्छाई है तो उसके अंदर बुराई भी सम्मिलित है। अब बुराई क्या था कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना देना। 1835 के आते आते एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। अब भेदभाव हटाया, अंग्रेजी को थोप दिया। देखिए कभी भूलिएगा नहीं, कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, बस आपको ट्रिक के थ्रू आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट जो है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में बेंटिक के टाइम में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी जाती है। कलकत्ता में ही मेडिकल कॉलेज। अब 2 चीज आपको याद रख सिखा रहा हूं। एक, पहले जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो किसके टाइम में हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग के टाइम में। ध्यान रखिएगा। कॉर्नवालिस के टाइम में क्या हुआ थी? तो प्रांतीय जो है शासन था उसकी स्थापना वहां पे की गई थी। उसके बाद थोड़ा सा और आगे आ जाइए तो विलियम बेंटिक के टाइम में जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हो रही है। तो देखिए तीनों को अगर जोड़ के देखिएगा जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। बस जोड़ना सीख लीजिए ना, उसके बाद तो आपके दिमाग के अंदर खुद ही दौड़ेगा। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट जो है भारतीय रियासतों के प्रति नीति जो थी, बेंटिक ने अव्यवस्था का आरोप लगाकर 1831 ईस्वी में मैसूर, 1834 ईस्वी में कुर्ग तथा कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लेता। मतलब क्या है, बेंटिक जो है अव्यवस्था का आरोप लगा दिया जाता, मैसूर को 1831 में उसको संभाल लिया जाता, 1834 में कुर्ग और कछार की रियासत को अपनी ओर मिला लिया जाता। बस इतना ही ध्यान रखना। उसके बाद जो है बेंटिक ने ही सर्वप्रथम संभागीय आयुक्त की नियुक्ति किया था। बेंटिक के टाइम में ही सर्वप्रथम जो है संभागीय आयुक्त की नियुक्ति किया गया था। और इसमें एक्स्ट्रा कुछ जो बातें हैं जो आपको मैं बता देता हूं कि शिशु बालिका की हत्या पर भी रोक जो लगाया गया था वो किसके टाइम में? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही टाइम में लगाया गया था। अब जो अंग्रेजी माध्यम को लाया गया था, अभी भी कई बार देखते हैं ना कि सीसेट के लिए जो संग्राम होता है तो क्या कहते हैं कि मैकाले की नीति को ला रहा, मैकाले की नीति को ला रहा। तो बेंटिक के टाइम में जो अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई थी, अगर एक तरीके से भेदभाव समाप्त किया गया था सरकारी नौकरियों में, तो उस टाइम के बाद में जो है अंग्रेजी को उच्च स्थान दिया गया था। मतलब क्या, अंग्रेजी का शिक्षा जो है ग्रहण करना अनिवार्य कर दिया गया था। और किसके अनुशंसा पे? तो मैकाले की अनुशंसा पे ही किया था, बेंटिक के टाइम में किया गया था। सरकारी सेवाओं में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था। बस इसके लिए आपको थोड़ा सा इतना ध्यान रखना होगा। बस यही था पूरा विलियम बेंटिक की कहानी। अगर इतना याद हो जाए तो फिर मजा आ जाए। अब देखिए एक लाइन में थोड़ा सा देखिए बच्चों की तरह आपको समझाता हूं, क्योंकि सारा का सारा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जो है 20 नंबर का मामला है, पूरा गवर्नर जनरल से ही है। अगर गवर्नर जनरल एक बार कोई भी इंसान, सुजीत ही नहीं कोई भी आपके दिमाग में फिट कर देना, तो फिर मॉडर्न इंडिया कहीं पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। कम से कम प्रीलिम्स
यानी सारा का सारा खेल यही है, इसीलिए मैंने सबको छोड़ के सीधा गवर्नर जनरल पे आ गया हूं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम है 28 से 35 तक का है। बस देखिए, टाइम याद मत रखिए, टाइम से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसे भी आपको ध्यान करते करते अपने याद हो जाएगा। 1835 के टाइम में है। इस टाइम में 1803 में जो है मद्रास में वो गवर्नर रहता है, बस इतना ध्यान रखना। उसके बाद जो है इसको 1828 आते आते जो है इसको गवर्नर बना दिया जाता है, भारत का प्रथम गवर्नर बना दिया था। इसके टाइम में आने के बाद में ये क्या कहता है कि माथे पर अगर तिलक लगाते यानी कि जातीय सूचक चिन्ह जो है समाप्त करते, कान में कुंडल उंडल होता है उसको बंद कर देता है, वहीं पे बेल्लोर में सैनिक जो है विद्रोह कर देता है। पहला कहानी इनकी ये है। दूसरी सती प्रथा का इन्होंने अंत कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन सती प्रथा की शुरुआती में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में होती है 1829 में, और 30 आते आते जो है मुंबई और मद्रास ये दोनों जगह पे लागू हो जाता है। ठगी प्रथा का भी अंत जो बेंटिक के टाइम में होता है, लेकिन इसके जो समाप्त करने वाले कर्ता धर्ता होते हैं कर्नल सिलीमेन के समय में होता है, किया जाता है। सरकारी सेवाओं में जो है भेदभाव को समाप्त कर दिया जाता है, किसी भी तरीके से कोई धर्म का नहीं हो, कोई जाति का ना हो, कोई रंग के आधार पर जो है किसी को भी किसी पद से वंचित नहीं रखा जाएगा। लेकिन इसका उल्टा जो होता है अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाना शुरू हो जाता है, जिसमें यह कहा जाता है 1935 में एक प्रस्ताव लाके कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी को मान लिया जाता है और यह जो है मैकाले की अनुशंसा पे बनाया जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाती है। अरे जब आप भेदभाव को हटा दोगे, जब आप अंग्रेजी को उच्च शिक्षा की मान्यता दे दोगे तो कॉलेज तो खोलोगे ना, या नहीं खोलोगे? बिना कॉलेज के खोलोगे तो वहां जो कॉलेज खोला जाएगा वो किसकी खोला जाएगा? तो मेडिकल की कॉलेज खोला जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंजीनियरिंग की नहीं, मेडिकल की कॉलेज खोला जाएगा। उसके बाद कुछ रियायतें थी, बस जानने का है, जिसको रियासतों को अपनी ओर मिला लिया था, जैसे मैसूर का हो गया या फिर कुर्ग कछार की रियासत जो है अपने प्रदेश में जो है अव्यवस्था के कारण यह माना गया कि उसको मिला लिया गया था। बस इतना ही जानना है। और लास्ट पॉइंट जो है शिशु बालिका की हत्या पर भी पूरी तरीके से विलियम बेंटिक ने क्या कर दिया था और रोक लगा दिया गया था। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं समझना। क्लियर हो रहा है ना? अब आते हैं नेक्स्ट, अब आएंगे चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ क्या है? इसने समाचार पत्र पर सभी प्रतिबंध को क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया। ध्यान रखिएगा, जो भी प्रेस थे उस पर जो है जिस तरीके का नियंत्रित थे उसको सबको हटा दिया गया था। इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, मेटकॉफ को। ध्यान रखिएगा, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार, जितनी बार आप सोच नहीं सकते हैं। तो मेटकॉफ मतलब क्या है? कॉफी पिएंगे तभी तो हम पेपर पढ़ेंगे। याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं, कॉफी पिएंगे तभी तो हम पेपर पढ़ेंगे। तो कॉफी यानी मेटकॉफ ने क्या किया? पहले समाचार पत्र बंद था, लेकिन कॉफी पर पिएंगे तो समाचार पत्र पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, यानी पूरी तरीके से जो है इसके प्रतिबंध को हटा दिया। अब जिंदगी में नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। भूल के देखिए तो, हम भी तो जाने कैसे भूलते हैं आप। क्लियर हो गया? यानी कॉफी पिएंगे तो समाचार पत्र पढ़ेंगे, और समाचार पत्र पे पहले प्रतिबंध लगा हुआ है, इसने हटा दिया है। अब नेक्स्ट जो है लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब लॉर्ड ऑकलैंड क्या है? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इन्हीं के टाइम में हो रहा है। इनके टाइम में युद्ध हो रहा, आंग्ल मतलब अंग्रेज, अफगान युद्ध हो रहा। ऑकलैंड के समय में प्रथम आंग्ल जो है अफगान युद्ध शुरू होता है और यह 38 से लेकर 42 तक चलता है। इसमें अंग्रेजों की भारी क्षति हो जाती है, भारी क्षति इसमें होती है। आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेज की भारी क्षति होती है। इतिहासकार इंस ने इस युद्ध को भारतीय इतिहास का सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्ध की गणना की है। तो याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा युद्ध था जो इतिहास में सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्धों की गणना में आता है। तो याद रखिएगा अंग्रेज और अफगान युद्ध को, और किसके टाइम में? तो ऑकलैंड के टाइम में। क्लियर हो गया? इसके साथ में त्रिपक्षीय संधि किया गया था, यानी कि शाह सुजा अफगान का भगौड़ा शासक रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में त्रिपक्षीय संधि हुई थी। शाह सुजा, रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में त्रिपक्षीय संधि हुई थी, और इस संधि के द्वारा शाह सुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठा दिया गया था। और यही एक संधि हुआ था, त्रिपक्षीय संधि, जिसमें शाह सुजा को जो अफगान के गद्दी पर बैठा दिया था। परंतु बाद में रंजीत सिंह ने इस संधि से अलग हो गया था, और बाद में रंजीत सिंह इस संधि को छोड़ देते हैं। और इसी समय शेरशाह सूरी का मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड का रख दिया। शेरशाह सूरी मार्ग होता है उसको ग्रैंड ट्रंक रोड नाम रख दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसके टाइम में? तो ऑकलैंड के टाइम में हुआ था। इसने सरकारी स्कूल में छात्रवृत्ति की योजना भी शुरू किया था। कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि मैं बता दूं इंपॉर्टेंट है। छात्रवृत्ति योजना भी किसने शुरू किया था? तो ऑकलैंड के ही टाइम में शुरू हुआ था। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना आपको है।
और इसी के टाइम में जो है भारतीय विद्यार्थियों को अब डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति मिल गई थी। तो ऑकलैंड में देखिए 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आंग्ल अफगान युद्ध होता है, जो सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण युद्ध माना जाता है। इसमें त्रिपक्षीय संधि हुआ होता है, जिसमें शाह शुजा रंजीत सिंह अंग्रेजों के बीच में होता है, जिसमें शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। बाद में रंजीत सिंह इसमें अलग हो जाते हैं। यह त्रिपक्षीय संधि होता है। शेरशाह सूरी का जो मार्ग था, मार्ग का नाम शेरशाह सूरी, उसको बदलकर जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड नाम रख दिया जाता है। और इसी के टाइम में छात्रवृत्ति की योजना जो है सरकारी स्कूल में शुरू किया जाता है लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में। ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान रखिएगा, ऑकलैंड के टाइम में चला। और इसी के टाइम में विद्यार्थी अब मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं। क्लियर हो रहा है? अब आगे लॉर्ड एलन बरो 1842 से 44 तक 2 साल का इनका टाइमिंग होता है, जिसमें सबसे पहला जो इनका काम होता है वो होता है संधि का विलय। एलन बरो के समय में 1843 में जो है ये क्या काम करते हैं, सिंध का विलय करते हैं, यानी कि सिंध का विलय किया जाता है 1843 में। सिंध के रेजिडेंट चार्ल्स नेपियर ने अपनी डायरी में लिखा है, हमें सिंध को अपने अधीन लाने की कोई अधिकार नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह एक लाभदायक, उपयोगी और मानवतापूर्ण निश्चितता होगी। यह माना जाता है कि इसके टाइम में जो है सिंध का विलय हो गया था। बस इतना याद रखना, सिंध का विलय हुआ था। इसके साथ साथ में दास प्रथा का अंत हो गया था इनके टाइम में। दास प्रथा का रोक जो लगाया था, याद कीजिए, दास प्रथा का रोक किसके टाइम में लग रहा है आपको मैं बताऊं, जरा कमेंट करके मुझे बताइए कि दास प्रथा का रोक हम पहली बार कहां पे बताया था। और यहां पे पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत हो जाता, जो एलन बरो ने 1843 ईस्वी में अधिनियम 5 के द्वारा दास प्रथा का पूरी तरीके से क्या कर दिया जाता है, अंत कर दिया जाता है, यानी पूरे तरीके से। और इसका रोक जो लगाया था आपको मैं बता दूं कि कर्नवालिस के टाइम में, याद कीजिए, कर्नवालिस में जो बताया था कि दास प्रथा का रोक लगा दिया गया था और स्टार्टिंग किया था, और यहां पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इसी के टाइम में आते आते जो आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा, आंग्ल अफगान युद्ध ऑकलैंड के टाइम में शुरू हुआ था और एलन बरो के टाइम में जो है आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो गया था। क्लियर हो रहा है ना? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जो है लॉर्ड हार्डिंग 1844 से लेकर 48 तक के बीच में। यहां क्या कहानी थी? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध अब शुरू हुआ, यानी अंग्रेज और सिख के दोनों के बीच में युद्ध शुरू होता है। इस समय हुआ था जिसका समापन लाहौर की संधि से होता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध शुरू होगा और जब संधि होगा तो लाहौर का ही संधि होगा। नरबली का दमन, यानी हार्डिंग ने खोंड जनजाति, याद रखिएगा, खोंड जनजाति के प्रचलित नरबली प्रथा के दमन करने के लिए कैंपबेल की नियुक्ति किया था, जिसमें नरबली को समाप्त कर दिया। मतलब क्या है, हम आपने गच्छा कि चलो भाई अगर मेरे साथ ये कामना पूर्ण हो जाएगी तो हम किसी भी इंसान का जो है बलि चढ़ा देंगे। जैसे आज करते हैं ना, खस्सी का बलि चढ़ाते हैं, ये पूर्ण हो जाए। जैसे दुर्गा पूजा में आज भी देखते हैं जानवरों का बलि चढ़ाया जाता है, जहाँ पे अज्ञानता बैठी हुई है, जहाँ पे जो है पूर्ण रूप से जो है प्राचीन जो है कर्मकांड को आज भी जो है आधुनिक में भी सही मानते हैं, तो वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इंसान का कर्म ही उसके साथ में जाता है। चाहे कितना बलि चढ़ा लीजिए, तो उस टाइम में जो है नरबली की जो है पद्धति जिसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। तो इनके टाइम में 3 चीज हुई थी, ध्यान रखना। सबसे पहले में जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जिसको लाहौर की संधि से समाप्त किया गया। नरबली का पूरी तरीके से दमन कर दिया गया था, जो कि खोंड जनजाति में था, इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। इसको ध्यान रखना होगा। और इन्होंने नमक कर को भी आधा कर दिया गया था, और जो नमक कर लगा था उसको भी इन्होंने हार्डिंग ने क्या कर दिया गया था, आधा कर दिया गया था। तो 3 चीज याद रखिएगा। अब आते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का सेशन यहीं पे ले जाके छोड़ देंगे, उसके बाद नेक्स्ट कल करेंगे। लॉर्ड डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इनकी टाइमिंग सबसे पहले याद रखिए, 48 से लेकर 56 तक हुआ, यानी टोटल 8 साल का टाइम कार्यकाल है। 8 साल के कार्यकाल में इन्होंने क्या क्या काम किया, उन सारे कामकाज का हिसाब जो इंपॉर्टेंट है आयोग के नजर से, वही बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले 36 वर्ष की अवस्था में भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी बन जाता है। क्लियर हो रहा है? डलहौजी बनता है। अब सबसे पहले जो है पंजाब का विलय करता है। डलहौजी 1852 में पंजाब का अधिकार कर लेता है। सबसे पहले जैसे ही गवर्नर जनरल बनता है, गवर्नर जनरल बनने के बाद में सबसे पहले पंजाब को अपना अधिकार में ले लेता है। उसके बाद द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, यानी कि अंग्रेज और बर्मा युद्ध होता है डलहौजी के टाइम में 1852 में, जो लोअर बर्मा और
पीगू का विलय कर लिया गया। इसी के टाइम में जो है लोअर बर्मा और पीगू का विलय कर। तो बस इतना आपको ध्यान रखना होगा कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध किसके टाइम में हुआ था, तो डलहौजी के टाइम में हुआ था। सिक्किम, डलहौजी ने 1850 में सिक्किम राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश जिसमें दार्जिलिंग आदि सम्मिलित थे वो भारत में मिला लिया, और इसी के टाइम में सिक्किम को क्या कर लिया, भारत में मिला लिया गया था डलहौजी के ही टाइम में। ध्यान रखिएगा, सिक्किम को भारत में मिला लिया, पहले भारत में नहीं था, उसको मिला लिया गया था। नेक्स्ट जो है व्यापकता का सिद्धांत अथवा कहें कि राज हड़पने का सिद्धांत, डलहौजी जिस कार्य के लिए सर्वाधिक चर्चित रहा है, हमेशा जो है राज हड़पने की नीति के लिए जो है डलहौजी को सबसे ज्यादा लोग याद करते हैं, वह उसकी हड़प नीति थी। उसने तत्कालीन भारतीय रजवाड़े को 3 भागों में बांट दिया था डलहौजी ने, पूरे 3 भागों में। पहला भाग जो था वे रजवाड़े जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे, वे रजवाड़े थे जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे, ना ही किसी को कर देते थे, वे जो है बिना अंग्रेज हस्तक्षेप के गोद ले सकते थे। मतलब क्या है, वे रजवाड़े जो किसी के नियंत्रण में भी नहीं थे और ना किसी को कर देते थे, वे बिना अंग्रेज के हस्तक्षेप से गोद ले सकते, पहली बात। दूसरा, वो रजवाड़े जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के नियंत्रण में थे परंतु उनके समय में अंग्रेजों के अधीन थे, तो उन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेजों की अनुमति। मतलब क्या है, वे रजवाड़े जो तो मुगल के होंगे या फिर कहा जाए तो पेशवा के नियंत्रण में होंगे, लेकिन कहीं न कहीं अंग्रेजों के अधीन होंगे, तो सबसे पहले अंग्रेज से अनुमति लेना होगा। ये दूसरा कंडीशन था। और तीसरा थे वे रियासतें जिनका निर्माण स्वयं अंग्रेजों ने किया था, उन्हें गोद लेने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं था। पहले वाला में पूछना नहीं था, दूसरे वाला में पूछना है, तीसरे वाले में तो पूछना भी नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे पहला जो था वो सतारा था। 1848 ईस्वी में यहां का राजा जो था अप्पा साहिबा था, जिसको सबसे पहले जो है हड़प नीति के अंतर्गत जो है मिला लिया गया था। थोड़ा सा नाम को याद रखिएगा तो मजा आ जाएगा। सतारा को, जैतपुर को, संबलपुर को। संबलपुर जो है उड़ीसा में स्थित राज्य का शासक नारायण सिंह था। क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके आगे। ये सब जो है जगह का नाम है, इसको जानने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां जानने से कोई मतलब नहीं पड़ता है। अब जो है इसके मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको आते हैं। सबसे पहले अवध को देख लेते हैं क्योंकि अवध एक चीज जानना बेहद जरूरी। 1856 ईस्वी में अवध का विलय करके आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगा दिया जाता है। अवध पे कुशासन का आरोप लगाकर इस समय अवध के नवाब जो है वाजिद अली शाह था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी को करौली विलय की आज्ञा नहीं दे पाई। अब डलहौजी ने गवर्नर जनरल का कार्य बोझ को कम करने के उद्देश्य से बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की, और डलहौजी के जो गवर्नर जनरल का कार्य था बोझ को कम करने के लिए क्या किया, जो बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर देता। सैन्य सुधार में इसने क्या किया, इसके अंतर्गत कलकत्ता में स्थित तोपखाने का कार्यालय मेरठ तथा सेना का मुख्यालय जो है शिमला में स्थापित कर दिया। अब जो कलकत्ता में तोपखाने थे उसको जो है मेरठ में और तथा सेना का जो मुख्यालय था उसको शिमला में स्थापित कर दिया गया था। किसके टाइम में, तो डलहौजी के टाइम में। और इसी के समय में शिमला को भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाता है, डलहौजी। ध्यान रखिएगा, इसी के टाइम में जो है भारत का जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो कहां बनाया गया था, शिमला बनाया गया था। शिक्षा संबंधी सुधार 1853 में टॉमसन ने व्यवस्था के अनुसार समस्त उत्तर पश्चिमी प्रांत में लोअर बंगाल पंजाब में स्थानीय परिस्थिति के अनुसार भारतीय भाषा में शिक्षा का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया गया था कि भारतीय भाषा में शिक्षा का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लिया गया था। और 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड डिस्पैच जो विश्वविद्यालय की शिक्षा से संबंधित था, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है वो विश्वविद्यालय में शिक्षा से संबंधित था। इन्हीं के समय में जो है चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है पारित हुआ था जो विश्वविद्यालय में शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट है रेलवे लाइन। डलहौजी के कार्यकाल में भारत 1853 में रेलवे लाइन बंबई और थाने के बीच में जो है बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कोलकाता और रानीगंज के बीच में बिछाई गई थी। और 10वां जो है विद्युत तार। डलहौजी के समय में प्रथम विद्युत तार सेवा जो है कोलकाता से आगरा, ध्यान रखिएगा, प्रथम विद्युत सेवा तार जो है कोलकाता से आगरा के बीच में जो है शुरुआत की गई थी। और 1857 के संघर्ष में एक विद्रोह की मरते हुए, इस विद्रोही ने मरते हुए कहा था इस तार ने हमारा गला घोंट दिया था, अगर ये तार ना होता तो हम शायद पक्का ही जीत जाते। डाक सुधार भी इसी के टाइम में हुआ था। 1854 में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन जो है शुरू हो गया था। किसके टाइम में, तो ध्यान रखिएगा डलहौजी के ही टाइम में शुरू हो गया था। नेक्स्ट जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग, यानी डलहौजी के टाइम में ही सार्वजनिक जो है निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था, जो पहली बार सार्वजनिक निर्माण का विभाग भी बनाया गया था।
नेक्स्ट जो है वाणिज्यिक सुधार के अंतर्गत इसने भारत के बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया था। नेक्स्ट जो है लोक शिक्षा विभाग 1854 में डलहौजी ने लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कर दिया था। उसके बाद यहां के बाद भारत का वायसराय शुरू हो जाता है। तो इसमें इतने सारे पॉइंट जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके आपको एक बार रिवाइजन में मार दूं जिससे कि पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए कि इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है। सबसे पहले जो है डलहौजी का जो टाइमिंग है, चलिए एक नजर बस देख लेते हैं लॉर्ड डलहौजी का। पूरा चीज तो समझ में आ गया। अब आसानी से 36 वर्ष की उम्र में जो है गवर्नर जनरल डलहौजी बन जाता है। 48 से 56 के टाइम में इनका टाइमिंग होता है। पंजाब का विलय करता है। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है ये सब की सब इसी के टाइम में हो रहा। सिक्किम को जो है क्या करता है, भारत में विलय कर देता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि हड़प नीति, इसके लिए तो याद ही किया जाता, आपको पता ही है। और ये पूरी तरीके से जो इसी के लिए चर्चा सबसे ज्यादा होता है। 3 भागों में राजा बांट दिया जाता है जिसमें सिर्फ कोई कर नहीं, किसी की सत्ता नहीं, तो उसमें जो है आप अपने तरीके से जो है गोद ले सकते हैं। लेकिन जहां पे अंग्रेजों का सत्ता है वहां पे अंग्रेजों से पूछ के लिया जाएगा। जहां पूर्ण रूप से अंग्रेजों का ही सत्ता है वहां तो आप पूछ भी नहीं सकते। इसमें सबसे पहले जो है हड़प नीति में सतारा आया था, उसके बाद जैतपुर आया था। और अवध के लिए क्या है, वहां के अवध के विलय आउटरम का जो रिपोर्ट था उसमें कुशासन का आरोप लगाकर जो अवध का नवाब था वाजिद अली शाह को है उस पर आरोप लगाकर अवध को भी मतलब क्या है हड़प लिया था। डलहौजी गवर्नर काल को बोझ कम करने के लिए इसने क्या किया था, बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक नियुक्ति की व्यवस्था भी कर दिया था। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैन्य सुधार किया था इसने, क्या किया था, तोपखाना को मेरठ में शिफ्ट कर दिया था और सेना का मुख्यालय जो है शिमला में जाकर बना दिया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो कहां बनी थी वो याद रखिएगा, शिमला में। शिक्षा संबंधित सुधार किया इसने, भारतीय भाषा में शिक्षा को स्वीकार कर लिया गया। और इसी के टाइम में चार्ल्स वुड डिस्पैच लाया गया था जो विश्वविद्यालय में शिक्षा से संबंधित जो थी ये बातें थी, ये ध्यान रखिएगा। रेलवे लाइन का जो है विकास इन्हीं के टाइम में हुआ था। सबसे पहले रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी बंबई से थाने डलहौजी के टाइम में, दूसरी जो है कलकत्ता से रानीगंज इसी के टाइम में। विद्युत तार भी इसी के टाइम में हुआ था। 1857 की क्रांति में हारने का सबसे बड़ी वजह टेक्नोलॉजी में एक विद्युत तार को ही माना जाता था। एकदम पूरी तरीके से देखिए, याद हो जाएगा आपके दिमाग में। डाक सुधार किया गया, डाक टिकट जारी किया। सार्वजनिक निर्माण का इसने विभाग भी जो है शुरुआत किया गया था। बंदरगाहों को जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी खोल दिया गया था। अभी तक बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नहीं, लेकिन अब खोल दिया गया था। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना जो है डलहौजी के टाइम में शुरू कर दी गई थी। तो ये सारी की सारी कहानी जो थी डलहौजी की थी। हमने कोशिश किया कि डलहौजी की सारी नीतियां जो है आपके सामने रख सकूं और जिससे कि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ा है और इसको जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों आज का जो है डलहौजी तक रहा। कल से वायसराय की क्लास समाप्त हो जाएगी। आप मुझे बताइए कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा, क्योंकि आपका कमेंट का हमें इंतजार रहता है। आपको यकीन नहीं होता, जवाब नहीं दे पाता हूँ, वक्त की कमी होती है, लेकिन जानना जरूर चाहता हूँ कि आप लिखते क्या। जनरली मैं जवाब दे देता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे दिन ऐसा हो जाता है जहाँ पे 2-2, 3-3 क्लास हमारी हो जाती है, चाहे वो प्रीलिम्स की हो जाए, मेंस की अभी जो है टेस्ट सीरीज चल रही है, या मेंस की क्रैश कोर्स चल रही है, इंटरव्यू चल रहा है, तो इन मॉक इंटरव्यू, तो इन सब में थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से नहीं देख पाता, लेकिन देख लेता हूँ वक्त निकाल के। आप लोग लिख क्या रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा कैसा सीरीज चल रहा है, क्योंकि आपके बताने से ही हमें एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और हम फिर समय को निकाल के आपके लिए वीडियो बनाते हैं। चलिए दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।